बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की। दरअसल कोरबा में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। कई टुकड़ों में एक शख्स की लाश मिली है। स्कूल बैग और बोरे में भरकर लाश फेंकी गई थी। और आपको बता दें, शव के टुकड़े जो है वो स्कूल बैग में बोरे में भरकर फेंके गए थे और स्कूल बैग में उसका कटा हुआ पैर मिला है और बोरे में शरीर के कई हिस्से बरामद हुए हैं। दरअसल बांगपारा डैम की झाड़ियों से ये शव के टुकड़े मिले हैं और इस शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये किसका शव है। और ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, दिल दहला देने वाला। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अब्दुल, आखिर ये नृशंस हत्याकांड, ये वारदात के बाद क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि ये पाली थाना क्षेत्र के तैतमा चौकी का मामला है, जहां पर ये डैम के पास झाड़ियों में स्कूल बैग और बोरियों में शरीर के कई हिस्सों जो काट कर उसमें डाला गया था और वो मिला है। और पुलिस की चालाधिकारी और पुलिस फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। और शव को जो है बोरी और बैग में जो डाला गया था उसमें पत्थर डालकर डैम में बहाने का भी प्रयास किया गया है। नहीं, पता कैसे चला कि ये डेड बॉडी है, शव है? ये इसकी जानकारी कैसे मिली और पुलिस को कैसे सूचना मिली? कब? जो ग्रामीण है वो उस तरफ गए हुए थे और उनकी नजर उस पर पड़ी, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस फिर मौके पर पहुंचकर उसकी छानबीन की, तो इस मामले का खुलासा हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कोरबा में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल एक खेत से महिला की लाश बरामद हुई है। हालांकि महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सड़क किनारे खेत में ये लाश मिली है। आपको बता दें कि एक महिला की लाश सड़क के किनारे से बरामद हुई है और यहां पर अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ पता नहीं चल सका है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किसकी डेड बॉडी है और इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य और सामने आ रहे हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल, ये महिला की डेड बॉडी की बरामदगी की शिनाख्त हो पाई क्या? पुलिस बता रही है कुछ इस बारे में? क्या कुछ तथ्य और सामने आ रहे हैं? अब्दुल, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है अब्दुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और बात करने का प्रयास एक बार फिर से करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर में कैदी के फरार होने का मामला, जहां कैदी फरार हुआ और जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ बताया जा रहा है। जेल प्रहरी को चकमा देकर ये खिड़की को तोड़कर फरार हो गया। रायपुर में सेंट्रल जेल का विचाराधीन कैदी फरार हो गया। जेल प्रहरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक प्रहरी को चकमा देकर यह शख्स वहां से खिड़की तोड़कर फरार हुआ। अस्पताल ले जाया गया था इसे, जिला अस्पताल। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, ये अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था या किसी बीमारी के चलते इसे एडमिट किया गया था? ये दिलीप चौहान नामक आरोपी है और 409 के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था। एक दवा कंपनी में एक कैशियर के रूप में काम करता था और अमानत में खयानत का ये पूरा मामला था। इसे गिरफ्तार किया गया था। आज उपचार कराने उसे ले जाया गया था और पंडरी जिला अस्पताल से वो वॉशरूम जाने के बहाने निकला और वॉशरूम के रोशनदान को तोड़ करके फरार हो गया है। और लगातार इस तरह की जो सेंट्रल जेल के जो आरोपी हैं जाते हैं उपचार के उनको ले जाया जाता है और वहां से चकमा देकर फरार हो जाते हैं। कई आरोपी इससे पहले भी फरार हो चुके हैं। फिलहाल इसकी सूचना जेल प्रहरी ने दी है और अब जेल प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस है फरार आरोपी की तलाश पर जुट गई है। और जो पंडरी थाने में आरोपी जेल जो बंदी भागा है, फरार विचाराधीन बंदी, उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जी आशीष। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब आपको बताते हैं रायपुर सेंट्रल जेल में क्या हुआ खेल। यहां एक शब्द पढ़ने में हुई गलती और उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को यहां रिहाई मिल गई। जी हां, जेल से एक कैदी को रिहा कर दिया गया जबकि उसे उम्र कैद की सजा काटनी थी। कैदी की रिहाई के बाद हड़कंप मच गया, स्वाभाविक है। लेकिन यह सब हुआ कैसे, यह जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी।
उम्र कैद की सजा काट रहे किसी कैदी को अगर सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया जाए तो भला कैदी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। रायपुर सेंट्रल जेल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक कैदी को समय से पहले रिहा कर दिया गया। कैदियों की सजा माफ होने पर कई बार समय से पहले उनकी रिहाई की जाती है, लेकिन यहाँ कैदी की रिहाई की वजह सजा माफी नहीं, शब्द पढ़ने में चूक है। जी हां, जेल के अधिकारियों ने एक शब्द पढ़ने में भूल कर दी और जिस कैदी की सजा माफी की अपील खारिज हो चुकी थी उसे जेल से रिहा कर दिया। बलौदाबाजार का महावीर नाम का कैदी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कैदी ने राज्य सरकार को सजा माफी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सरकार ने आवेदन खारिज कर दिया और लिखा कि कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता। लेकिन जेल के अधिकारियों ने रिहा नहीं किया जा सकता है को रिहा किया जा सकता है पढ़ा और इसे रिहा कर दिया। जेल प्रबंधन की दलील है कि शब्द धुंधला था, जिसकी वजह से वारंट पढ़ने में गलती हुई और जिस कैदी को जेल में रखना था उसे रिहा कर दिया गया। जेल प्रबंधन को जब अपनी गलती का पता चला तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में कैदी को 8 दिन बाद फिर से गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया। बताया जा रहा है कि जिस जेल कर्मचारी से ये चूक हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जैसे ही जेल प्रशासन को इसकी भनक लगी कि जो कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता उसे रिहा कर दिया गया है, आनन फानन में 8 दिन बाद फिर से महावीर को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब जिससे लापरवाही हुई है, जिससे ये त्रुटि हुई है, उस कर्मचारी पर कार्रवाई की तैयारी जेल प्रशासन कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। डॉक्टर्स धरती पर एक ऐसा इंसान जो भगवान के रूप में भी पूजा जाता है क्योंकि ये जीवन दान देता है, लेकिन भगवान क्या अपने काम से न्याय कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की। दरअसल आईसीएमआर में रिपोर्ट में दावा किया गया कि अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य से न केवल खिलवाड़ हो रहा है बल्कि 45% डॉक्टर्स अधूरा पर्चा लिख रहे हैं। देखिए चौंकाने वाली ये रिपोर्ट। क्या देश के नामी अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर्स गलत पर्चे लिख रहे हैं? आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य से न केवल खिलवाड़ हो रहा है बल्कि 45% डॉक्टर अधूरा पर्चा लिख रहे हैं। डॉक्टर्स के सुझाए गए नुस्खे और दवाओं पर मरीज आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उसे लेकर वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आईसीएमआर के सर्वे ने डॉक्टर्स के नुस्खे और दवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीएमआर के अध्ययन में पता चला कि डॉक्टर्स के 45% नुस्खे ठीक नहीं हैं। इसके अलावा आईसीएमआर ने खुलासा किया कि करीब 45% डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। सबसे बड़ी बात यह कि ये पर्चियां किसी छोटे मोटे अस्पताल के द्वारा नहीं बल्कि देश के टॉप अस्पतालों के डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई। बता दें कि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताजा अंक में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार शोध में कहा गया कि नुस्खे सही नहीं लिखे होने से मरीजों पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसमें दवाओं का रिएक्शन, एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने, इलाज का असफल होना, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ जाना, इलाज की कीमत बढ़ना आदि शामिल है। इस पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा कि जो सर्वे हुआ उसमें ये बताया गया कि जिन अस्पतालों में हम स्टैंडर्ड केयर की ज्यादा उम्मीद करते हैं उसी में लापरवाही देखी जाती है। मेन पॉइंट उभर के आते हैं। पहली बात तो 45% प्रिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या तो पूरी तरह से गलत है, इलाज के जैसे इलाज होना चाहिए वो नहीं लिखा है, अगर लिखा भी है तो कहीं दवाई प्रॉपर नहीं है, या दवाई की डोज प्रॉपर नहीं है, दवाई की ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं है, दवाई की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी ने कहा कि भारत के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंटीबायोटिक जब भी लिखी जाए तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिखी जाए। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग एक रूटीन काम है और उससे जो रिपोजिटरी बनता है प्रिस्क्रिप्शन का, उससे बड़ी चीज है एंटीबायोटिक जब भी लिखी जाती है, एक तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक ली जानी चाहिए और उसके साथ साथ उस पर ड्यूरेशन पूरी क्लियर ठीक तरीके से मेंशन रहे तो बहुत
ठीक रहता है पेशेंट के लिए भी। और अगर उसमें 5 दिन का ड्यूरेशन है, 1 वीक का ड्यूरेशन है, तो वो उसी ड्यूरेशन तक उसी डोज के हिसाब से लेनी जरूरी होती है। तो वो क्लियर मेंशन उसके ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी। वैसे तो धरती का भगवान कहलाते हैं डॉक्टर, लेकिन जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका न केवल जवाब खोजने की जरूरत है बल्कि इस पर जल्द से जल्द काम करने की भी दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना के साथ साइबर क्राइम का एक अजीब मामला सामने आया, जहां जालसाजों ने नकली सीबीआई अफसर बनकर उन्हें पहले डिजिटल अरेस्ट किया और फिर 6 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, जालसाजों ने एक अजीब सी डिमांड उनके सामने रख दी और इस पूरी डिमांड ने पूरी महफिल ही लूट ली। नकली सीबीआई अफसर, असली जालसाजी। जब कवि हो गए डिजिटल अरेस्ट। जालसाज बोले, साबित करो कवि हो। दरवाजा बंद, जालसाजी का गेम चालू। कॉल नहीं, फोन नहीं करना है। नहीं फोन नहीं करेगा, कट जाएगा। वो नाराज हो रहा है, फोन उसका फोन कट जाएगा, नाराज। ये कहानी है राजधानी लखनऊ की, जहां जालसाजों ने नकली सीबीआई अफसर बनकर मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जालसाजों ने 6 घंटे तक नरेश सक्सेना को एक कमरे में बंद रखा और उनसे उनकी और बैंक खातों की जानकारी भी हासिल कर ली। बस वे पैसे ट्रांसफर करने वाले ही थे कि परिवार वालों को शक हुआ और वे कमरे में पहुंच गए। परिवार की सतर्कता से किसी भी तरह की ठगी नहीं हो पाई। मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना भी डिजिटल अरेस्ट हुए। जालसाजों ने 7 जुलाई को करीब 6 घंटे तक नरेश सक्सेना को डिजिटल अरेस्ट किया। जालसाजों ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और ये कहा कि नरेश सक्सेना एक बड़े आपराधिक मामले में फंस सकते हैं। दरअसल सीबीआई मुंबई का अफसर बनकर जालसाजों ने कवि नरेश सक्सेना से वसूली की कोशिश की। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का डर दिखाकर उन्हें घर के एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जब जालसाजों को पता चला कि वे कवि हैं, तो जालसाजों ने शर्त रखी कि अगर वे कवि हैं तो साबित करें। जब जालसाजों ने सुनी कविता, पहले वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी डिटेल। नरेश सक्सेना ने बताया कि वो कवि हैं। कवि शब्द सुनते ही जालसाजों ने मांगा प्रमाण। बोले, शायरी और कविताएं सुनाओ। कवि नरेश सक्सेना ने सुनाई शायरी और कविता। नरेश सक्सेना ने अपने डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी फेसबुक पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे कॉल आई। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके फंसाया गया। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताया। उसने पूछा, क्या आपका आधार कार्ड खो गया है? कवि नरेश सक्सेना ने इस बात से इनकार किया। जालसाज बोला, आपके आधार पर मुंबई में खाता है। इस खाते से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इतनी बात सुनते ही कवि नरेश सक्सेना के होश उड़ गए। जालसाज ने आगे कहा कि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद दरवाजा अंदर से बंद करवा पैसे मांगे। शातिर कई घंटे तक कोशिश करते रहे, लेकिन नरेश ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। तब तक उनके परिजन पहुंच गए और कॉल को काट दिया।
जब नरेश सक्सेना ने बताया कि वो कवि और साहित्यकार हैं, तब जालसाजों ने उनसे मीर और फैज की गजलें, शेर और शायरी सुनी, कविताएं सुनी, गाने सुने और बांसुरी भी बजवाई। हालांकि 6 घंटे तक एक कमरे में बंद रहने के चलते जब परिवार वालों को शक हुआ, तब नरेश सक्सेना को उन्होंने डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। नरेश सक्सेना ने बताया कि इस दौरान जालसाजों ने उनसे कविताएं और शायरी भी सुनी, साथ ही उनसे बांसुरी भी बजवाई गई। गौरतलब है कि साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगने का नया धंधा शुरू किया है। ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं जिसमें भोले भाले लोगों को गलत केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। नरेश सक्सेना ने अपनी पूरी पीड़ा और ये पूरा वाकया सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया है और लोगों से कहा है कि वो सावधान रहें। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और पंजाब के अमृतसर में आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए एक अनमोल उपहार तैयार किया है। दरअसल आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने एक्रेलिक कलर्स से 5 फीट की अनंत अंबानी और राधिका की मन मोह लेने वाली एक सुंदर पेंटिंग बनाई है। और 5 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। शादी में शामिल होने के लिए विदेश से भी कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुके हैं और शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी बहुत ही भव्यता से हुई, जिसके बाद अब वो तारीख नजदीक आ गई है और उसका पूरा इंतजार पूरा परिवार कर रहा है। 12 जुलाई जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। अनंत और राधिका की शादी की तारीख अब नजदीक आ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता बांके बिहारी जी को भी वृंदावन में भेजा, बिहारी मंदिर में भेजा और अनंत अंबानी की शादी का कार्ड भगवान को अर्पित किया गया। तो वहीं पंजाब के एक आर्टिस्ट ने अनंत और राधिका के लिए एक अनमोल उपहार तैयार किया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जल्द ही एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत की शादी का निमंत्रण वृंदावन के बांके बिहारी जी को भेज दिया है। मंगलवार को अनंत अंबानी की शादी का कार्ड बांके बिहारी मंदिर के पुजारी गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी को सौंपा गया। इसके बाद पुजारी जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनंत अंबानी की शादी का न्योता ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कामना की। श्री बांके बिहारी जी और कटिया स्थान के लिए वृंदावन में भेजा है और ये बिहारी जी के चरणों में ये कार्ड अर्पित किया गया है। 13 तारीख को बिहारी जी के शादी वस्त्र लेके मैं इस शादी समारोह में सम्मिलित होऊंगा। मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा देश विदेश में हो रही है। जब शादी इतनी खास है तो इसका कार्ड भी बेहद खास होगा। शादी का निमंत्रण कार्ड जब भगवान बांके बिहारी को दिया गया तो इसकी एक झलक देखने को मिल गई। इस कार्ड के बॉक्स पर श्री का चिन्ह बना हुआ है। कार्ड पर मुकेश और नीता अंबानी का नाम भी लिखा हुआ है। 7 किलो के इस कार्ड में सबसे पहले भगवान विष्णु की छवि दर्शाई गई है। साथ ही सोने और चांदी से बनी भगवान की प्रतिमा भी है। तो दूसरी तरफ पंजाब में भी अनंत और राधिका की शादी को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। अमृतसर के एक आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया। जगजोत सिंह ने एक्रेलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन को मोह देने वाली बहुत सुंदर पेंटिंग तैयार की।
अनंत और राधिका की शादी की रस्में भी बेहद शानदार अंदाज में की जा रही हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। शादी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। शादी की रस्में सामूहिक विवाह के एक दिन बाद मामेरू से शुरू हुई, जिसके बाद ग्रह पूजा और संगीत सेरेमनी का आयोजन हुआ। आज शिव पूजा है जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई है। आज रात को ही यंगस्टर्स नाइट होगी, जिसमें कई लोग शामिल होंगे। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले अनंत और राधिका की शादी के लिए संगीत सेरेमनी हो चुकी है। 12 जुलाई को शादी है जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी कि मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा और इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब बस 2 दिन का वक्त रह गया है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। और बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले से जुड़ी जानकारी मिल रही है। निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आरोपी दीपेश टांक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद रिहा हुआ और ईओडब्ल्यू ने प्रोटेक्शन वारंट के लिए कोर्ट में याचिका लगाई है। ईओडब्ल्यू की टीम को जेल परिसर से चकमा देकर दीपेश निकल गया। ये भी हैरान कर देने वाली बात है। जेल परिसर से कोई आखिर चकमा देकर कैसे निकल सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि निलंबित आईएएस रानू साहू का जमानत याचिका पर जो फैसला है वो कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। अब ऐसे में दीपेश चकमा देकर कोर्ट परिसर से निकल गया। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, ईओडब्ल्यू की टीम को प्रोटेक्शन वारंट पर दिया जाना था दीपेश टांक को, जबकि बताया जा रहा है कि वो अभी मिल नहीं रहा है। जी देखिए, ईओडब्ल्यू ने प्रोटेक्शन वारंट के लिए आवेदन कोर्ट पर लगाया है और इस बीच जो दीपेश टांक है और रानू साहू है निलंबित आईएएस, उसे जो जमानत अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, तो उसको फर्निश कराने के लिए दीपेश टांक से वो लोग गए हुए थे। और इस दौरान जब जेल से दीपेश टांक रिहा हुआ, ईओडब्ल्यू की टीम वहां पर मौके थी, लेकिन जेल परिसर से जो कॉलोनी थी उस रास्ते से बस से बचाते हुए जो दीपक टांक है वो वहां से फरार हो गया। हालांकि अभी कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट पर फैसला नहीं आया है, किसी तरह का आदेश नहीं हुआ है, लेकिन ईओडब्ल्यू उसे फिर से रिमांड में लेकर के, हिरासत में लेकर के पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कोल इसके मामले में ईओडब्ल्यू ने प्रोटेक्शन वारंट के लिए याचिका भी लगाया है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। तो ये कहा जा सकता है कि दीपेश टांक गिरफ्तारी के भय से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी। और बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। दरअसल पाताल गंगा लंगसी टनल के पास ये पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण सड़क मार्ग यहां से अवरुद्ध हो गया। और ये तस्वीरें देखिए, हैरान कर देने वाली ये तस्वीर जो सामने आई है। चमोली से भीषण लैंडस्लाइड हुआ है और यहां लैंडस्लाइड की वजह से पूरा जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्री अपना जो प्रोग्राम है वो रीशेड्यूल कर सकते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर्स, पहाड़ी के पत्थर वहां से दरक कर गिर रहे हैं और मलबा काफी वहां पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। धूल का गुबार एकदम से वहां पर उठा है और भारी भरकम पत्थरों के गिरने का भी सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं चमोली से। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, जहां पाताल गंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अब इसे बहाल करने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन अभी इस बीच चूंकि बारिश का समय है और ऐसे में लैंडस्लाइड और मार्ग अवरुद्ध होना बहुत ही स्वाभाविक तरीके से चल रहा है। और ऐसे में एक बड़ी समस्या यात्रा करने वाले उन श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए हो जाती है, जिसमें कि वो अब चारधाम की यात्रा पर यदि जा रहे हैं तो इससे पहले कई जगह बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था और अभी चमोली में जो ये भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आ रही है, दरअसल ये मार्ग अवरुद्ध करने के लिए काफी, हालांकि अभी इस पूरे मामले में किस तरह का नुकसान क्या कुछ हुआ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।